एक जमाने की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी की आज 70वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दीवार, अमर अकबर एंथनी, द बर्निंग ट्रेन, सान, कालिया नमक हलाल जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही परवीन की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। परवीन करियर के पिक पर थी जब उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम का एक बीमारी हो गया था। उन्होंने अपनी बीमारी दुनिया से राज रखना चाही, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कभी परवीन बॉबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर लिया, उनके गले में चिप लगा दिया, तो कभी वे पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसे इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती थी। परवीन बाबी को न्यूयॉर्क के पागलखाने में भी रखा गया था। बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गई और अकेलेपन में समय गुजारने लगी। 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिन से सड़ती हुई लाश मिली थी। बॉलीवुड में उस वक्त हड़कंप मच गया था। आज से ठीक 70 साल पहले परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक़ रखता था। परवीन बॉबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता का इंतकाल हो गया। ऐसे में उनकी माँ ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बॉबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक दिन उस दौर के पॉपुलर फिल्म मेकर B.R. इसारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुआ तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर B.R. इसारा की नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, जाओ उस लड़की की इजाज़त लेकर उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर ला। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीरें खींचने की इजाज़त दे दी। B.R. इसारा को वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि उन्होंने परवीन को बुलाकर पूछा, मेरे फिल्म में काम करोगी? परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो ज़रूर करूँगी। जवाब सुनकर B.R. इसारा दंग रह गए कि कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई, जो परवीन को पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। ये किस्सा B.R. इसारा ने वाइल्ड फिल्म्स इंस्टीट्यूट को इंडिया को दिए इंटरव्यू में सुनाया था। परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्म ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिससे वो दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डंजोग्पा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद 1977 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। परवीन बॉबी अपने करियर के पिक पर थी जब बॉलीवुड में खबरें फैलने लगी कि वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही है। कई बार परवीन बॉबी से उनकी बीमारी पर बात की गई, लेकिन उन्होंने हर बार ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। परवीन बॉबी ने कभी कबूल नहीं किया कि उन्हें ये बीमारी है, हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान और बदला हुआ बर्ताव सब कुछ साफ कर रहा था। परवीन बॉबी की बीमारी के गवाह महेश भट्ट थे, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म मेकर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1969 की एक शाम मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बाबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई है। परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी है। वो कांप रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रही है, तो उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है।
वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उनकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। परवीन की हालत देख महेश भट्ट समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी को देने को कहा। महेश भट्ट ने इससे इनकार कर दिया। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने एक किस्से का जिक्र करते हुए बताया था कि परवीन अपने आसपास की हर चीज़ पर शक करती थी। एक दिन उन्होंने महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशनर में एक चिप लगाई गई है। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश भट्ट ने पूरा एयर कंडीशनर खुलवा कर दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक दिन हम मेरे दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो एक फिलोसोफर भी है। परवीन ने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते ही वे चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरी लड़ाई हो रही है। तमाशा बनने लगा तो मैंने उन्हें टैक्सी से घर पहुंचाया था। महेश भट्ट को उनके डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब तक परवीन की हालत नहीं सुधरती उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए। महेश भट्ट ने डॉक्टर की बात मान ली और 1969 में वो खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए। जब बेंगलोर जाने के बाद भी परवीन की हालत में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर्स ने महेश भट्ट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने वही किया और वो परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए। वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क कर परवीन की मदद करते रहे। एक दिन परवीन ने डॉक्टरों से कहा कि वह वापस मुंबई लौटकर फिल्मों में काम करना चाहती है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। कई दिनों तक अलग रहने के बाद एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर आए थे। परवीन ने मिलते ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। इस बात के लिए महेश को कन्विंस करने के लिए वो उन्हें सेड्यूस करने लगी और कहा या तो मैं या डॉक्टर। महेश भट्ट समझ गए और उन्हें छोड़कर निकल गए। ये बात परवीन से बर्दाश्त नहीं हुई और वो कम कपड़ों में ही उनके पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इस अलगाव के बाद परवीन ने इलाज कराना बंद कर दिया और मुंबई आकर फिर फिल्मों में काम करने लगी। परवीन बॉबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही 30 जुलाई 1983 को परवीन गायब हो गई। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अफवाह फैली कि परवीन बॉबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी और वो लोग उन्हें उठा ले गए। साल 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछा तो वो पहचान नहीं बता सकी। पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुरा रही थी, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। 6 साल बाद 1969 में परवीन मुंबई लौट आई। सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूमकर अध्यात्म की राह पर चल रही थी। उन्होंने कुछ साल कैलिफोर्निया में भी गुजारे थे। वापस लौटकर परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1978 में परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया था। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था कि तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर झूमर गिरवाने वाले थे। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। साल 1969 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है। वो मेरी जान के पीछे हैं। उनके गुंडे ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कानों के नीचे एक चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीरें आई जिसमें उनके कान के नीचे एक कट था। अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट से जुड़े कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते, हालांकि कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। सालों बाद परवीन तब सुर्खियों में आई
जब उन्होंने कहा कि उनके पास संजय दत्त और 1969 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़ा पुख्ता सबूत। साल 2002 में परवीन बॉबी ने एक एफिडेविट फाइल कराया था कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ सबूत है। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलवाया गया, लेकिन वह पहुंचे ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैं आती तो मेरी हत्या कर दी जाती। परवीन जूहू स्थित फ्लैट में अकेले रहा करती थी। वो लोगों से सिर्फ कॉल के जरिए संपर्क किया करती थी। जब भी उनके पास कॉल आते थे तो वो कहती थी कि उनका कॉल सर्विलेंस पर है, जबकि परवीन खुद सारे कॉल रिकॉर्ड करती थी। परवीन बॉबी के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। वो आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी, लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली है। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था। बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले हो चुकी थी, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनकी बॉडी को क्लेम कर सके। महेश भट्ट ने इंटरव्यू में बताया था कि वह 22 जनवरी 2005 का दिन था जब मैं एयरपोर्ट पर था। हैदराबाद में वापस आते हुए मेरे फ़ोन में SMS की बाढ़ आ गई थी। एक मैसेज खोला तो पता चला परवीन की मौत हो चुकी है। वह अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे पता चला कि उनकी डेड बॉडी कपूर अस्पताल में और कोई रिश्तेदार बॉडी क्लेम करने नहीं पहुंचा। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली। परवीन मेरी कामयाबी का कारण थी। उससे अलग होने के बाद ही मैंने फिल्म अर्थ बनाई और कामयाबी हासिल की। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो। परवीन के अंतिम संस्कार में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार पहुंचे थे, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम रीति रिवाजों से किया। उन्हें जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई थी। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं मिला, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। ग्रैंगिन के कारण उन्हें हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर मिली थी।